सीतापुर नाम के एक बहुत खूबसूरत से गांव में विद्याधर नाम का एक जमींदार रहता था। वो बहुत ही अच्छे मन का आदमी था। उनके गांव के लोगों को जिस किसी को भी समस्या आती थी, बहुत ही जल्दी उनके काम आता था। फिर उस जमींदार की शादी कोमली नाम की एक औरत से हो जाती है। कोमली एक बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। विद्याधर जिसकी भी सहायता करने की सोचता था, तो कोमली उसको रोक लेती थी, किसी को सहायता करनी नहीं देती थी। कोमली की बेटी भी हो गई थी। हमेशा कोमली इसी बात से डरती थी कि अगर जमींदार ऐसे ही सारे लोगों को पैसों की सहायता करता रहेगा, तो एक दिन उसको और उसकी बेटी को कुछ नहीं मिलेगा। जमींदार की जो बेटी थी, उसका नाम कीर्ति था। वो अपने पिता जैसे बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ उसको हमेशा यही सिखाती थी कि गरीब लोगों से दोस्ती नहीं करते हैं और ना ही उन लोगों से बात करते हैं। जमींदार हमेशा बहुत ही मालदार और धनवान लोगों से ही बात करते हैं और ऐसे ही लोगों से दोस्ती करते हैं। कीर्ति बहुत छोटी सी थी। जो उसकी माँ सिखाती थी वही उसको सच लगता था और वो सब कुछ सीखने लगी। विद्याधर के घर एक ड्राइवर रहता था जिसका नाम राजू था। राजू एक बहुत ही अच्छा इंसान था। विद्याधर उससे बहुत प्यार करता था। राजू का एक बेटा भी था जिसका नाम रक्षित था। उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी विद्याधर ने ही ली थी, क्योंकि जब से उसका बेटा स्कूल जाने लगा, तब से रक्षित की पूरी जिम्मेदारी विद्याधर ही उठाया करता था। राजू, मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छी पढ़ाई करता है। प्रिंसिपल जी ने कहा था मुझसे। अरे साहिब, ये सब तो आप ही की दया है। बस उसको इंटर तक पढ़ा दीजिएगा, उसके बाद मैं उसको ड्राइविंग सिखा दूंगा। फिर आप ही के पास कोई ना कोई काम करके जी लेगा साहिब। ये क्या कह रहे हो राजू? क्या तुम अपने बेटे को भी तुम जैसा ड्राइवर बनाओगे? अरे नहीं राजू, वो तो बहुत समझदार बच्चा है। तुम उसको खूब पढ़ाना, ठीक है? जितना भी उसका खर्च होगा वो सब मैं देख लूंगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही साहब। भगवान आपका हमेशा भला करे। ऐसे ही वो दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक आगे से एक लॉरी आ जाती है और उनकी कार को बहुत जोर से धक्का दे देती है, जिससे एक ही पल में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और राजू वहीं के वहीं मर जाता है। विद्याधर को बहुत सारी चोटें तो आई थी, लेकिन फिर भी उसकी जान बच गई थी। उसका बहुत ही पसंदीदा ड्राइवर राजू को अपनी आंखों के सामने मरता देख विद्याधर बहुत ही दुखी हो गया था। वो इस सदमे को भूल ही नहीं पा रहा था। विद्याधर ने सोच लिया था कि राजू की पत्नी को घर बुलाकर कुछ पैसे उसको सहायता कर देगा। ऐसे ही उसने राजू की पत्नी को घर बुलाया था। जैसे ही उसको पैसा देने लगा, तो विद्याधर की पत्नी यानी कि कोमली वहां पहुंच जाती है और उसको पैसे देने से रोक लेती है। अब सारे लोगों के सामने विद्याधर भी कुछ नहीं कर पाया था। जैसा उसकी पत्नी ने कहा था वैसे ही उसने किया था, लेकिन विद्याधर ने अपनी पत्नी को इस बात के लिए मना लिया था कि वो राजू की पत्नी को अपने ही घर पे काम पे रख ले, ताकि उससे कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे वो अपने घर का और अपने बेटे का पोषण कर पाएगी। एक दिन की बात है कि विद्याधर का फोन बजता है। हेलो गंगाधर जी, कैसे हैं आप? हेलो, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। वो अभी अभी नहाने के लिए गए हैं। अगर उनसे कुछ जरूरी बात कहनी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कह दूंगी। जी नमस्ते मैडम, मैं स्कूल से बात कर रहा हूँ। वो विद्याधर सर है ना, रक्षित नाम के लड़के की पढ़ाई करवाते हैं। तो इस महीने उन्होंने स्कूल की फीस नहीं भरी थी। बस वही बात याद दिला दूं, इसलिए मैंने उनको फोन किया था। ये सारी बातें सुनकर कोमली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फोन काट देती है। कोमली इस बात से बहुत गुस्सा थी कि उसको बिना बताए उसके पति को ड्राइवर के बेटे को पढ़ाने की क्या जरूरत है। फिर ये बात को लेकर कोमली अपने पति से बहुत बड़ा झगड़ा कर लेती है और फिर ये भी कहती है
कि दोबारा अगर उसके बेटे की फीस अगर विद्याधर भरेगा तो वो अपने मायके चली जाएगी। ये सब कुछ सुनकर विद्याधर कुछ नहीं कर पाया था और चुपचाप रह गया था, जिससे रक्षित की पढ़ाई रुक गई थी और वो भी अपनी माँ के साथ रोजाना काम करने के लिए उनके घर आ जाया करता था। एक दिन की बात है कि जमींदार की बेटी यानी कि कीर्ति के पास बहुत सारे खिलौने पड़े थे, जिसको देखकर रक्षित वहाँ आ जाता है और सोचता है कि कुछ देर उसके खिलौनों से ये खेल सके। कीर्ति, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? माँ, माँ, देखो ना माँ, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये मेरे साथ खेलना चाहता है। नहीं मालकिन, मैंने तो कीर्ति से कुछ नहीं कहा था। बस मैंने यही बोला कि क्या मैं उसके साथ खेल सकता हूँ। अरे, तुम्हारी इतनी हिम्मत! जमींदार की बेटी को तुमने नाम से बुलाया। दोबारा अगर ऐसे नाम से बुलाओगे ना तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। समझ रहे हो ना? जाओ यहाँ से। मालकिन, माफ कर दीजिए मालकिन, बच्चा है ना, अनजाने में कुछ कह दिया होगा। रक्षित कोमली की कही बातें सुनकर बहुत दुखी होने लगा और अपने पिता को याद करके रोने लगा। ये देखकर रक्षित की माँ उसको समझा लेती है और रक्षित चुप हो जाता है। एक दिन की बात है कि किसी छुट्टियों में कोमली की बहन और भाई के बच्चे उसके घर आ जाते हैं और कीर्ति उन सारे बच्चों के साथ बहुत खुश होकर खेलने लगी। उन सारे बच्चों की मस्ती और खेल को दूर खड़ा रक्षित देख देख कर खुश हो रहा था। भैया, क्या हम लोग बॉल से खेलें? मैं इस बॉल को जोर से मारूंगा और ये बॉल जहाँ जाके गिरेगी तुम लोग वहाँ से लेकर आओगे। अगर इस खेल के लिए तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। नहीं भैया, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, पहले ही बता रही हूँ। अरे तो फिर क्या करें? अरे ओ लड़के, इधर आओ। कहिए साहब। क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? अरे नहीं नहीं साहब, मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा। क्या हुआ? तुम क्यों डर रहे हो? अरे तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं बॉल को मारूंगा और जहाँ बॉल जाकर गिरेगी तुम वहां से लेकर आना, ठीक है? ठीक है साहब। रक्षित को वो लोग खेलने के लिए बुलाते थे, लेकिन हमेशा उससे कोई न कोई काम लेते रहते थे और उनकी सेवा करवाया करते थे। लेकिन रक्षित ये सारे काम भी बहुत खुश होकर करने लगा, क्योंकि बच्चों के साथ खेलना रक्षित को बहुत अच्छा लगता था। वो सारे लोग रक्षित को बस अपने काम करवाने के लिए ही खेल में बुलाया करते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। फिर एक बार की बात है कि रक्षाबंधन आ गया था। कीर्ति अपने भाइयों को राखी बांधने लगी। वो सब देख रहा रक्षित भी वहां पहुंच जाता है। अरे आओ आओ, आज तुम्हें भी हमारे साथ खाने को बहुत अच्छा खाना मिलेगा, ठीक है? ठीक है साहब। वैसे मालकिन, मेरे हाथ पे कभी किसी ने राखी नहीं बांधी थी। क्या आप मेरे हाथ पे राखी बांधेंगी? अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है कि राखी किसको बांधते हैं? तुम तो इस घर के नौकर हो और तुम्हें हमारी कीर्ति राखी बांधेगी? ऐसा कभी नहीं होगा। और वैसे भी राखी बांधने पे कोई न कोई उपहार देना पड़ेगा और तुम तो इस घर के नौकर हो, तुम क्या दे पाओगे? इस तरह उन लोगों ने रक्षित का बहुत मजाक उड़ाया था, जिसको देखकर रक्षित बहुत रोने लगा और वो बहुत देर तक ऐसे ही रोता रहा। फिर कुछ देर बाद
उन बच्चों ने रक्षित को दोबारा खेलने के लिए बुलाया था। ऐसे ही कुछ देर खेलने के बाद उन लोगों ने रक्षित को खाना खाने के लिए भी बुलाया था। अरे ओ रक्षित, खाओ खाओ, जम के खाओ, क्योंकि ऐसा स्वादिष्ट खाना तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है। उन लोगों की कही बातें सुनकर रक्षित को फिर से बहुत दुख हुआ था, लेकिन वो बेचारा मजबूर था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रह गया था। सारे बच्चों ने खाना खाने के बाद नदी के पास जाकर खेलने का इरादा कर लिया था। फिर सारे लोगों ने रक्षित से ये कहा कि घर के सारे काम निपटाकर वो भी नदी के पास आ जाए। वहाँ एक बहुत बड़ा नारियल का पेड़ रहता था जो कि नदी के ऊपर रहता था। नदी को पार करने के लिए सारे लोगों को उस नारियल के पेड़ की ही सहायता लेनी पड़ती थी। आज हम एक नया खेल खेलेंगे। कैसा खेल? हम लोग आंखों पर कपड़ा बांधेंगे और इस नदी को पार करेंगे, और जो इस खेल में हार जाएगा उसको जीतने वाले की हर बात माननी पड़ेगी। जो खेल बंटी ने बताया था, सारे बच्चे वो खेल खेलने के लिए तैयार हो गए थे। सबसे पहले बंटी ने अपने आंखों पर कपड़ा बांध लिया था और फिर नदी पार करके चला गया था। फिर बारी कीर्ति की आ गई थी। उसके आंखों पर भी कपड़ा बांध के उसको उस पेड़ पर चढ़ा दिया गया था। वो धीरे धीरे चलने लगी और तभी रक्षित भी वहाँ पहुँच गया था। और तभी कीर्ति का पैर डगमगा जाता है और वो उस नदी में गिर जाती है। कीर्ति के पानी में गिरते ही बाकी के सारे बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। ये सब कुछ देख रहा रक्षित बिना देर किए उस पानी में छलांग लगा देता है और फिर कीर्ति को बचा लेता है। उसकी जान बचाकर कीर्ति को रक्षित अपने घर ले जाता है। घर पहुंचते ही कीर्ति सारी की सारी बात अपनी माँ कोमली को बता देती है। सारी बात जानने के बाद कोमली बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि तब तक रक्षित के बारे में जो कुछ भी वो सोचती थी वो बहुत गलत था। ये बात उसको पता चल गई थी। रक्षित तो बहुत अच्छा लड़का है। अगर आज रक्षित नहीं होता तो उसकी बेटी उसको जिंदा वापस नहीं मिलती थी। ये सब कुछ याद कर करके कोमली बहुत रोने लगी और रक्षित से वो माफी भी मांगने लगी। इतना ही नहीं, कीर्ति को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। जो कुछ भी उसने रक्षित को सुनाया था वो सब कुछ याद करके बहुत दुखी होने लगी। फिर कीर्ति बिना देर किए एक राखी लेकर आती है और रक्षित के हाथ पर बांध देती है। भैया, मैंने आपको राखी बांधी है ना? आप मेरे लिए क्या करने वाले हो? जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा। और तब से कोमली रक्षित को अपना बेटा मानने लगी और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। अब रक्षित दोबारा स्कूल भी जाने लगा। हमें चाहिए कि हम अपनी सोच को बदलें, क्योंकि इंसान गरीब या अमीर हो सकता है, लेकिन दिल सबका एक जैसा होता है और जज्बात भी। हमें किसी के जज्बात से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें पैसों से खरीदी नहीं जाती।